नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उड़ान पढ़ाई अड्डा पर। मैं सत्येंद्र कुमार और आज हम लेकर के आए हैं भाई आपके सामने एक नई क्लास, और जिसमें कि हम NTPC, RRB, ग्रुप डी इन सभी की परीक्षाओं में जो भी आपका GS का जो भी क्वेश्चंस हैं, तो ये सारी की सारी जो क्लास है भाई एक प्रैक्टिस क्लास के तौर पर हम इस क्लास को चला रहे हैं। और जिसमें कि आपने भाई 2 क्लास आप कंप्लीटली कर चुके हैं, जिसमें से आपकी 2 क्लास हम कंप्लीट कर चुके हैं और तीसरी क्लास भी आपके साथ कंप्लीट हो चुकी है। और नेक्स्ट अगली क्लास में हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट अगले प्रश्नों के बारे में। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले, और शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं भाई कि भाई ये क्वेश्चन जो भाई जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं, चाहे आपका मैथ का हो, चाहे वो रीजनिंग का रहा हो या हमारी GS का रहा हो, और आप सभी को पता है कि भाई आप क्वेश्चन जो है कि भाई एक बार करने से आपके समझ में नहीं आएगा। तो आप जब वीडियो को भाई क्लास को 2 बार रिपीट करके देखोगे तो सारी चीज़ें आपके समझ में आ जाएंगी। और ऐसा नहीं है कि भाई करोगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपके समझ में। और जहाँ तक है मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपके हर सवाल का जवाब दे जाए, और प्रत्येक परीक्षा में जो भी जितने भी प्रश्न आएंगे वो सारे के सारे भाई इन प्रश्नों से और इन क्लासों से आपको बहुत ही महत्वपूर्ण सहायता प्राप्त होगी। बस यही है कि आप बस जो है कि इन पर फोकस रखिए, बनाए रखिए। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को भाई। और सबसे पहले हम बात करते हैं आपके पहले प्रश्न पर, जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा भाई। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा भाई। क्या कहता है पहला प्रश्न? जल्दी से इसका उत्तर पढ़िए, पहले इसका प्रश्न पढ़िए फिर उत्तर दीजिए। और ऑप्शन आपको दिख रहा होगा भाई। और यहाँ पर आपको एक चीज बहुत ही फेमस दिख रही होगी भाई, और जो आपको कई बार आपने इसका नाम भी सुना होगा कि भाई डैश क्वेश्चन नंबर 1 डैश की छत्र छाया के साथ फेयर एंड लवली उत्पाद का संबंध है। तो आपके नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं। इन ऑप्शंस में से आपको यह बताना है कि जो हमारा फेयर एंड लवली उत्पाद है, जो प्रोडक्शन है, जो भी हमारे फेयर एंड लवली के जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं मार्केट में, तो भाई ये किसके साथ रिलेटिव होकर के किसके साथ संबंध को बनाने का काम करती है। यानी भारत के अंदर जो हमारी फेयर एंड लवली जो भी प्रोडक्ट हैं, किस कंपनी के साथ में मिले हुए हैं, किस कंपनी के साथ संबंध बना करके ये अपने आप को अपने प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है, किस प्रोडक्ट के साथ में। तो आपको उस कंपनी का नाम बताना है भाई। कि यहाँ पर जो हमारी ऑप्शन है जिसमें कि आपको भाई विप्रो कंपनी है, ITC कंपनी है, P&G कंपनी है या HUL कंपनी है। तो इसका बेटा सही आंसर जो होगा आपका वो है ऑप्शन डी। और जिसमें कि हम बात करते हैं HUL के बारे में। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर? HUL के बारे में, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कंपनी। इसकी फुल फॉर्म क्या रहेगी? हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कंपनी। तो समझ में आ गया भाई कि भारत के अंदर चाहे वो आपका साबुन हो, तेल हो, आइसक्रीम हो, चाय हो, तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट बनाने का जो काम करती है वो कौन कंपनी करती है भाई? आपकी HUL, यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कंपनी जो है कि इसके साथ मिलकर के ये सारे प्रोडक्ट को बना करके तैयार करती है। चाहे हम अगर यहाँ फेयर एंड लवली के और भी प्रोडक्ट्स की बात करें, चाहे वो आपका पॉन्ड्स हो, फेयरनेस हो, तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट जो है कि आपके इस कंपनी के द्वारा निर्मित किए जाते हैं। और ये फेयर लवली की भाई ये यहाँ पर एक फेयर एंड लवली का जो प्रोडक्ट है तो वो इस कंपनी के साथ मिलकर के वर्क करता है। वो क्या है आपका? HUL। तो हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। समझ में आ गया होगा भाई। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है भाई? प्रश्न संख्या 2। जल्दी से इसे पढ़िए और इसका उत्तर दीजिए। जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में इसका उत्तर डालें। जल्दी से प्रश्न को पढ़ करके इसका उत्तर दीजिए कि भाई निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अधिकांश स्थानीय लोगों द्वारा बोली जाती है और जिसे कास्तेलनो भी कहा जाता है। यानी ऐसी कौन सी भाषा है जिसे हम कास्तेलनो कहा जाता है और जिसे स्थानीय लोग इस भाषा को सर्वाधिक बोलने का यूज करते हैं।
तो भाई ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, जिसमें कि हम बात कर रहे हैं ऑप्शन ए इतालवी, ऑप्शन बी स्पेनिश, ऑप्शन सी पुर्तगाली, ऑप्शन डी यूनानी। तो बेटा इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है स्पेनिश। क्या है? स्पेनिश। इसका राइट आंसर क्या है बच्चे? स्पेनिश इसका राइट आंसर है। और जिसमें कि आप देख रहे हो भाई स्पेनिश, तो स्पेन के अंदर जो हमारा स्पेन है, पुर्तगाल है, तो भाई स्पेन के अंदर सबसे अधिक जो स्थानीय लोग हैं इस भाषा का प्रयोग करते हैं और जिसे हम कास्तेलानो कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? कास्तेलानो कहा जाता है, इसे कास्तेलानो कहा जाता है। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न संख्या 2 है, कंप्लीट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 3। कुन्नाकुडी वैद्यनाथम किससे संबंधित है? बेटा ये आंसर जो है कि आपका कुन्नाकुडी वैद्यनाथन किससे संबंधित है? और इसका राइट आंसर अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट आंसर होगा भाई आपका ऑप्शन ए वायलिन से संबंधित है। ये भाई आपके वायलिन वादक हैं, मतलब ये आपका एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम बजाते हैं, जैसे कि आपने कई मूवी में भी सुना होगा और जानते भी होंगे वायलिन किसे कहा जाता है। और ऐसा ही नहीं है कि भाई इनके अलावा, कुन्नाकुडी वैद्यनाथन के अलावा और भी कई सारे लोग हैं जो कि इस वायलिन वादक का यूज करते हैं। जैसे कि हम लोग बात करते हैं भाई एल सुब्रमण्यम, क्या नाम है उनका? एल सुब्रमण्यम। भाई एल सुब्रमण्यम, एल सुब्रमण्यम। और यहां पर हम बात करते हैं टी एस राजन के बारे में, या टी एस कृष्णन, टी एस कृष्णन, टी एस कृष्णन। तो भाई टी एस कृष्णन भी हमारे वायलिन वादक हैं। और यहां पर आपके भाई डॉक्टर एस राजन, डॉक्टर एस राजन, तो डॉक्टर एस राजन भी ये आपके वायलिन वादक हैं। ये भी वायलिन का यूज करते हैं, यानी ये भी जो है कि भाई वायलिन को बजाते हैं। तो ये ऐसे व्यक्ति हैं जो कि भाई वायलिन वादक हैं, कहे जाते हैं, जो कि आपके भारत के ही वायलिन वादक हैं। और इनके नाम से भाई हम कह सकते हैं कि ये आपके वायलिन जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है इसका बजाने का काम ये लोग करते हैं। तो समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन नंबर 3 पूरी तरीके से समझ में आ चुका हो भाई प्रश्न संख्या 3 क्या है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करेंगे हम यहां पर। तो अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा भाई क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 4। क्या कह रही है भाई प्रश्न संख्या 4 कि भाई कर्नाटक संगीत के जनक, कर्नाटक संगीत के जनक कौन थे? और ये प्रसिद्ध संत हैं, यानी कि इनमें से हमें बताना है कि भाई जो हमारा कर्नाटक राज्य है उसके अंदर जो संगीत के जनक थे उनके प्रसिद्ध संत का नाम क्या है? वहां के जो प्रसिद्ध संत हैं उनका नाम क्या है? ऑप्शन आपको दिख रहा होगा बेटा कि भाई ऑप्शन ए संत कनकदास, संत पुरंदरदास, संत त्यागराज और संत दीक्षितर। तो बेटा राइट आंसर हमारा यहां क्या होगा? अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन बी संत पुरंदरदास, संत पुरंदरदास, संत पुरंदरदास श्रीनिवासन। पूरा नाम इनका जो है कि पुरंदरदास श्रीनिवासन है, जो कि बेटा आपके क्या हैं, जिन्हें कर्नाटक में संगीत का जनक कहा जाता है। कर्नाटक में संगीत का जनक कहा जाता है, संगीत का जनक कहा जाता है। और जिनका जन्म वही लगभग 1484 ईस्वी में हुआ। इनका जन्म कब हुआ? 1484 में इनका जन्म हुआ कर्नाटक में। और कर्नाटक में जन्म के बाद इन्होंने जो कि भाई ये संत थे हमारे संत पुरंदरदास श्रीनिवासन, जिन्होंने कर्नाटक के अंदर संगीत का निर्माण किया, जिस कारण हम इन्हें संगीत का जनक कहते हैं भाई कर्नाटक के। कर्नाटक के संगीत का जनक कहा जाता है। समझ में आ गया आप सभी के? तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया होगा आपके।
नेक्स्ट अगला बात करते हैं, हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और जिसमें कि भाई अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 5। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न संख्या 5 आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, भाई गुदई महाराज कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं या कौन से वाद्य यंत्र को बजाते हैं? क्या बेटा? गुदई महाराज कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो आपको इसका उत्तर देना है कि भाई ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, यानी जो हमारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाने का काम करते हैं आपके गुदई महाराज? तो ये इसका राइट आंसर होगा बेटा ऑप्शन ए, तबला। क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए, तबला राइट आंसर है इसका। और अगर हम गुदई महाराज के बारे में बात करते हैं तो भाई गुदई महाराज का जो वास्तविक नाम है, अगर हम यहाँ पर इनके वास्तविक नाम की बात करते हैं तो भाई समता प्रसाद इनका वास्तविक नाम क्या है? समता प्रसाद इनका वास्तविक नाम है, जो कि बनारस घराने से संबंधित हैं। कहां से संबंधित हैं? बनारस घराने से संबंधित हैं, ये घराने से संबंधित हैं, और जिन्हें कि भाई समता प्रसाद के नाम से इनका वास्तविक नाम है, और जिन्हें कि भाई गुदई महाराज भी कहा जाता है। और ये क्या बजाते हैं? तबला बजाते हैं, जो कि इनका वाद्य यंत्र बजाना कौन सा, किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? ये तबले को बजाते हैं, और जिन्हें भाई गुदई महाराज कहा जाता है, और जो कि बनारस घराने से संबंधित हैं। तो प्रश्न संख्या 5 समझ में आ गया होगा, आपको क्लियर हो गया है। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं हम लोग, और प्रश्न संख्या 6 आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है भाई? प्रश्न संख्या 6, स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। माई स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? और यहां आपको 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे भाई, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लियो टॉल्स्टॉय, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है। अगर यहां हम राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। यानी महात्मा गांधी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। और जबकि अगर हम जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं, JL नेहरू के बारे में बात करते हैं, तो इनकी पुस्तक की क्या है भाई? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जो कि JL नेहरू ने लिखी है। और यहीं पर अगर हम बात कर लेते हैं भाई लियो टॉल्स्टॉय के बारे में, तो भाई लियो टॉल्स्टॉय ने यहाँ पर वार एंड, यहाँ पर कौन सी पुस्तक लिखी है? वार एंड पीस पुस्तक जो है कि इनके द्वारा लिखी गई है। तो भाई यहां हम बात करते हैं लियो टॉल्स्टॉय के बारे में। तो भाई लियो टॉल्स्टॉय ने जो पुस्तक लिखी है वो क्या है? वॉर एंड पीस। वॉर एंड पीस जो है कि इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, जो कि भाई लियो टॉल्स्टॉय और JL नेहरू और महात्मा गांधी के द्वारा आपकी स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट, स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। तो ये पुस्तक बेटा किसने लिखी है? महात्मा गांधी ने लिखी है। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब क्या है? महात्मा गांधी के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, जबकि डिस्कवरी ऑफ इंडिया JL नेहरू और वॉर एंड पीस लियो टॉल्स्टॉय द्वारा लिखी गई है। तो समझ में आ गया होगा बेटा, ये सारे क्वेश्चन आपकी समझ में आ रहे होंगे। और जो कि आपके भाई ये प्रश्न आपके RRB भोपाल में पूछा गया है ASM परीक्षा में 2002 के अंदर। ASM परीक्षा 2002 में पूछा गया ये प्रश्न है। और आपको पता है कि भाई प्रत्येक परीक्षाओं में कोई ना कोई किताब का नाम आपसे पूछ ही लेता है, तो जिसलिए किसी ना किसी पुस्तक का नाम आपसे पूछेगा। और यही रीजन लेते हुए मैं जो है कि भाई अगली जो हमारी क्लास होगी, जिसमें कि मैं आपको भाई सारी की सारी क्लास जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो पुस्तकों के ऊपर सारे के सारे प्रश्न होंगे। मतलब जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट्स होंगे आपके बुक्स के बारे में, तो मैं सारे के सारे बुक्स आपको करवाऊंगा। और बुक्स के बाद हम कुछ और नई चीजें करेंगे।
अभी फिलहाल हम बात करते हैं आपके प्रश्न संख्या 7 पर, और जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा बेटा क्वेश्चन नंबर 7। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7? फ्रेंड्स एंड फॉय के लेखक कौन हैं? एक किताब है और इस किताब के लेखक आपको बताना है कि भाई इस किताब का जो लेखक है वो कौन है। फ्रेंड्स एंड फॉयस के लेखक कौन हैं? तो बेटा राइट आंसर इसका क्या है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है यहां पर, ऑप्शन ए। और ऑप्शन ए में हम बात किसकी बात कर रहे हैं बेटा? यहां हमारा जो ऑप्शन ए दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर, तो ऑप्शन ए में राइट आंसर क्या है आपका? शेख मुजीर, मैं लिख देता हूं बेटा, शेख मुजीबुर रहमान द्वारा लिखी गई पुस्तक है आपकी फ्रेंड्स एंड फॉयस। फ्रेंड्स एंड फॉयस पुस्तक के जो राइटर हैं वो कौन हैं? शेख मुजीबुर रहमान। कौन है भाई? मुजीबुर रहमान जो है कि इस पुस्तक के लेखक हैं। और अगर इसमें कुछ और राइटर्स के नाम दिख रहे होंगे आपको यहां पर कि भाई अल्फ्रेड टेनिसन की पुस्तक कौन सी है? अल्फ्रेड टेनिस, यहां पर लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन की जो पुस्तक है इन मेमोरियन, क्या है? इन मेमोरियन। यहां पर मैं आपको बता दूं बेटा कि भाई अल्फ्रेड टेनिसन की बात की जा रही है। यहां अल्फ्रेड टेनिसन ने जो पुस्तक लिखी थी वो है आपकी इन मेमोरियन। कौन सी किताब लिखी इन्होंने? इन मेमोरियन नामक पुस्तक लिखी है टेनिसन के माध्यम से। किसने लिखी है? टेनिसन के माध्यम से। अल्फ्रेड टेनिसन, पूरा नाम लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन की जो पुस्तक है वो इन मेमोरियन है। यहां पर क्या है? इन मेमोरियन पुस्तक है। और जब भी हम बात करते हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन के बारे में, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, तो बेटा राधाकृष्णन की जो पुस्तक है यहां पर, उस पुस्तक का नाम है हिंदू व्यू लाइफ के। इन्होंने जो पुस्तक लिखी है वो क्या है? हिंदू न्यू लाइफ। हिंदू न्यू लाइफ पुस्तक का नाम क्या है? हिंदू न्यू लाइफ इस पुस्तक का नाम है। हिंदू व्यू लाइफ है इसका, ठीक है भाई, हिंदुओं का जीवन देखा गया। हिंदू व्यू लाइफ इस पुस्तक का नाम है। और जबकि अगले व्यक्ति हमारे राजमोहन गांधी, क्या नाम है इनका? राजमोहन गांधी। तो बेटा राजमोहन गांधी के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है वो है आपकी 8 लाइफ्स, यानी कि 8 लिव्स ए स्टडी ऑफ हिंदू मुस्लिम, हिंदू एंड मुस्लिम। इस पुस्तक का नाम क्या है? 8 लिव्स ए स्टडी ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम। तो बेटा इस पुस्तक का नाम क्या है? हिंदू एंड मुस्लिम। तो दोनों समाज के ऊपर जो है कि इन्होंने स्टडी किया, अध्ययन किया है 8 लिव्स पुस्तक के बारे में। तो राजमोहन गांधी ने ये किताब लिखी है और डॉक्टर एस राधाकृष्णन की जो किताब है वो हिंदू व्यू लाइफ है, और अल्फ्रेड के द्वारा जो लिखी गई है इन मेमोरियन है, और फ्रेंड्स एंड फॉयस के जो रचयिता हैं वो आपके शेख मुजीबुर रहमान हैं। कौन है? शेख मुजीबुर रहमान जो है कि भाई इस पुस्तक के निर्माता हैं जिन्होंने ये किताब लिखी है। तो समझ में आ गया होगा बेटा आपके ये प्रश्न जो है कि क्वेश्चन नंबर 7 पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम देखते हैं भाई, प्रश्न संख्या 8। अगला प्रश्न जो है कि हम देखेंगे प्रश्न संख्या 8। तो आपको दिख रहा होगा बेटा स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर आपकी प्रश्न संख्या 8। और प्रश्न संख्या 8 में हम किसकी बात कर रहे हैं कि भाई अभ्युदय समाचार पत्र, अभ्युदय समाचार पत्र से कौन संबंधित है? प्रश्न कह रहा है कि भाई जो हमारा प्रश्न है अभ्युदय से संबंधित कौन है। यहां पर जो हमारा प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि भाई इस समाचार पत्र से किस व्यक्ति का संबंध है? क्या वो व्यक्ति भाई हमारा संपूर्णानंद है, क्या जेएल नेहरू है, या सुचिता कृपलानी है, या मदन मोहन मालवीय हैं? तो बेटा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन डी है, जो कि इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय
इसका राइट आंसर है प्रश्न संख्या 8 का जो राइट आंसर है वो है आपका मदन मोहन मालवीय। और जिनके द्वारा अगर हम बात करते हैं भाई कि यह समाचार पत्र 1907 में प्रकाशित हुआ। कब प्रकाशित हुआ? 1907 में यह समाचार पत्र जो है कि 1907 में हमने इस समाचार पत्र को प्रकाशित किया है। किसने किया है? मदन मोहन मालवीय ने। किसने किया बेटा? मदन मोहन मालवीय ने इस समाचार पत्र को प्रकाशित किया है। 1907 ईस्वी में ये समाचार पत्र प्रस्तावित किया गया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न की हम बात करते हैं कि भाई प्रश्न संख्या 9 है। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न संख्या 9 है जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। प्रश्न संख्या 9 क्या कहती है भाई? प्रश्न संख्या 9 जल्दी से इसके पढ़िए और इसका उत्तर दीजिए। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि भाई राजस्थान से रिलेटिव है और आने वाली कुछ समय में आपको राजस्थान कांस्टेबल और भाई राजस्थान पीसीएस, राजस्थान के पीसीएस के बारे में, और भाई यहाँ पर आपसे कई सारे प्रश्न जो है कि पूछे जाएंगे राजस्थान से रिलेटिव होकर के। राजस्थान पटवारी की परीक्षा होने वाली है, यहाँ पर राजस्थान कांस्टेबल की परीक्षा होने वाली है और राजस्थान आरएएस की परीक्षा भी होगी और यहाँ पर साथ ही साथ भाई आरपीएस के बारे में भी हम यहाँ बात करेंगे। तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और प्रश्न संख्या 9 है। और ये क्या है कि भाई चंग नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? चंग नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? बेटा यहां पर जो प्रश्न है वो ये प्रश्न है बेटा, अगर राजस्थान के बारे में पूछता है तो जैसे कि हम लोग बात करते हैं भाई राजस्थान में हमारे अनेक सारे लोक नृत्य हैं, चाहे तो वो तुम्हारा गीदड़ हो, ठीक है भाई, गीदड़ है, डंडिया है, चंग है, धुंडला है, घूमर है, पहाड़ीन है और साथ ही साथ में हम बात करते हैं भाई गवरी है, चक्री है। तो ये सभी जो है कि हमारे राजस्थान के लोक नृत्य हैं। लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है कि भाई निम्न में से चंग नृत्य जो है कि राजस्थान के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? यहां पर आपको जो आंसर देना है वो क्षेत्र का आंसर देना है कि भाई यह किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है भाई मारवाड़ है, सेवाटी शेखावटी है, कोटा है, मेवाड़ है। इन चारों में से जो राइट आंसर होगा वो आपको यहां पर चयनित करना है। तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, शेखावटी। क्या राइट आंसर है बेटा? शेखावटी राइट आंसर है क्योंकि भाई शेखावटी के अंदर ही जो हमारा शेखावटी है तो यहां पर आपका चंग नृत्य किया जाता है। क्या किया जाता है? चंग नृत्य किया जाता है। और चंग नृत्य के साथ साथ यहां पर आपका डंडिया, ठीक है, गीदड़, तो ये भी हमारे लोक नृत्य हैं। आपके शेखावटी में ये नृत्य किया जाता है। जबकि हम बात करते हैं मारवाड़ के बारे में तो भाई मारवाड़ में आपका जो लोक नृत्य है, अगर हम मारवाड़ के लोक नृत्य की बात कर रहे हैं तो यहां पर हम बात करते हैं भाई घूमर, ठीक है, घूमर है। और घूमर के साथ साथ हम यहां पर पणहारी, क्या है भाई? पणहारी सुना होगा आपने, देखा भी होगा कि बहुत सारी एक महिला जो कि अपने सर पर कई सारे कलश रख लेती है, उसे हम कौन सा नृत्य कहते हैं? पणहारी नृत्य कहते हैं। कौन सा कहते हैं? पणहारी नृत्य कहा जाता है। और जो कुछ महिलाएं होती हैं जो आपने घूमर सुना होगा भाई, घूमर आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा। और यहाँ पर एक नृत्य और होता है और वो होता है आपका घुंडला नृत्य। कौन सा नृत्य है? घुंडला नृत्य, जो कि बर्तन के ऊपर खड़े होकर के किया जाता है। कहाँ किया जाता है? बर्तन के ऊपर खड़े होकर के ये नृत्य किया जाता है, जो कि आपके मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ये आपके मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। और जबकि अगर हम यहाँ बात करते हैं आपके मेवाड़ के बारे में तो भाई मेवाड़ का जो सबसे फेमस लोक नृत्य है वो है आपका गवरी। क्या है? गवरी इसका लोक नृत्य जो कि भाई सबसे फेमस लोक नृत्य है। और जबकि अगर हम कोटा की बात करते हैं तो कोटा के अंदर चक्री और भवाई, चक्री और भवाई
ये प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं जो कि आपके राजस्थान के भी लोक नृत्य हैं और इन क्षेत्रों के भी लोक नृत्य कहे जाते हैं। समझ में आ गया बेटा? तो ये है आपका प्रश्न संख्या 9 जो हम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट अगले प्रश्न की हम बात करते हैं और अगला प्रश्न जो है कि आपके सामने आपको दिख रहा होगा भाई स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 जो है आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्या कह रहा है भाई? प्रश्न संख्या 10, मल्लिका साराभाई का संबंध है। मल्लिका साराभाई का संबंध है, तो भाई किससे संबंध है इसका? तो बेटा राइट आंसर इसका क्या है? ऑप्शन ए, शास्त्रीय नृत्य से इनका संबंध है। किससे संबंध है? शास्त्रीय नृत्य से इनका संबंध है। शास्त्रीय नृत्य से इनका संबंध है। और इनके बारे में एक बात और मैं बता देता हूं जो आपने सुना होगा भाई कि भाई भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक विक्रम साराभाई, कौन है? विक्रम साराभाई, जिन्होंने इसरो की स्थापना की थी। भाई किसकी स्थापना की है? इसरो की स्थापना की थी विक्रम साराभाई। कौन थे? विक्रम साराभाई प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं ये भारत के। और नृत्यांगना, एक नृत्यांगना है, नृत्यांगना, और भाई जिन्हें हम जो है कि मृणालिनी, क्या इस नाम से जानते हैं? मृणालिनी, मृणालिनी साराभाई। तो भाई ये जो हमारी मल्लिका साराभाई हैं, कौन है? मल्लिका साराभाई की अगर जो बात कर रहे हैं तो ये इनकी पुत्री हैं। कौन है? इनकी पुत्री हैं मल्लिका साराभाई। तो विक्रम साराभाई और मृणालिनी साराभाई की पुत्री है मल्लिका साराभाई। तो जिसका संबंध भाई किससे है? आपके शास्त्रीय नृत्य से इनका संबंध है। किससे है? शास्त्रीय नृत्य से इनका संबंध है। यहां पर शास्त्रीय नृत्य का समझ में आ गया? तो ये आपके बेटा प्रश्न संख्या 10 हम यहां कंप्लीट कर चुके हैं। और एक लास्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, यानी कि अगर हम अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं और प्रश्न संख्या 11 क्या है? प्रश्न संख्या 11 है जो कि इसमें हम बात करते हैं भाई कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? तो बेटा इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन, यहां हम बात कर रहे हैं किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा? प्रश्न संख्या 11 की बात की जा रही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी, 10 अक्टूबर। तो बेटा 10 अक्टूबर को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। सॉरी, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस जो मनाया जाता है वो आपका 10 अक्टूबर को बनाया जाता है। और जिसे पहली बार अगर हम बात करते हैं कि भाई इस दिवस को हमने पहली बार कब बनाया? 1922 में। कब बनाया? 1922 में हमने इसको पहली बार बनाया। और उसी समय से हम लोग इसे 10 अक्टूबर को, प्रत्येक 10 अक्टूबर को हम जो है कि भाई विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। समझ में आ गया? हाँ तो बेटा समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 हम खत्म कर चुके हैं, प्रश्न संख्या 11 को भी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 12। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 आपको दिख रहा होगा भाई, विश्व मितव्ययिता दिवस कब मनाया गया है? यानी कि हमारा जो भारत के अंदर जो विश्व मितव्ययिता दिवस है कब मनाया जाता है? तो बेटा इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। और ये आपका 30 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 अक्टूबर को विश्व मितव्ययिता दिवस के रूप में हम इसे बनाने का काम करते हैं। क्लियर? समझ में आ गया ना आप सभी के? चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 जो आपको दिख रहा होगा भाई, ए रेड लेटर्स डे का अर्थ क्या है? ए रेड लेटर्स डे का मतलब क्या है? यहां पर हम जो है कि भाई इस जो हमने एक लाइन दिख रही होगी आपको ऊपर, ए रेड लेटर्स डे, इसका अर्थ आपको बताना है कि भाई इस लाइन का जो अर्थ है वो क्या है। क्या ये आपका भाई लाल दिवस होगा ये, या हम इंपॉर्टेंट डे भी कह सकते हैं इसे, महत्वपूर्ण दिवस, या पत्रचार दिवस, या फिर काला दिवस? तो
तो इस बेटा राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण दिवस है। इसका मतलब क्या होता है? एक महत्वपूर्ण दिवस, यानी भारत के अंदर या कहीं विदेश की बात करते हैं तो वहां अगर कोई ऐसा दिन जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पूरे देश के लिए इंपॉर्टेंट है, तो हम उस वर्ड का यूज कैसे कर सकते हैं? ए रेड लेटर्स डे, यानी कि हम एक महत्वपूर्ण दिन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एक महत्वपूर्ण दिवस की बात की जा रही है, जिसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, एक महत्वपूर्ण दिवस। क्लियर बेटा? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बेटा आपको मैं बता दूं, एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ जो भी प्रश्न आपके सामने आ रहा है, जो भी आपको यहाँ जो भी प्रश्न है आपका, जैसा भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो। अगर आपका कोई भी डाउट है तो प्रश्न करके आप पूछ सकते हैं, और इसमें शर्माने वाली बात नहीं है बेटा, आप पूछ सकते हो। ठीक है, पूरी तरीके से आप यहाँ पर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं और उसका जवाब आपको मिलेगा। अगर कैसा भी डाउट है तो आप उसको पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न संख्या 14 यानी कि 14 की बात की जा रही है। और बेटा बहुत रेलवे से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न संख्या 14 आपको दिख रहा होगा भाई स्क्रीन पर, 14 क्वेश्चन नंबर 14, और जो आपके भाई आरआरबी एएसएम रांची 2007 में आया हुआ प्रश्न है। और पहला रेल अधिनियम कब बनकर के तैयार हुआ? पहला रेल अधिनियम कब बनकर के तैयार हुआ? तो यहां हम बेटा सबसे पहले रेल अधिनियम की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? सबसे पहले रेल अधिनियम की बात की जा रही है। तो राइट आंसर है आपका 1890 ईस्वी को पहली बार रेल अधिनियम को पारित किया गया। कब पारित किया गया है? रेल अधिनियम को हमने पारित किया 1890 ईस्वी को। कब किया है? 1890 ईस्वी में हमने इसे प्रारंभ किया है, और जिसके आधार पर सभी ट्रेन और संपूर्ण परिसंपत्ति को शामिल किया गया। मतलब भाई रेलवे की जितनी भी ट्रेनें होंगी और रेलवे की जितनी भी प्रॉपर्टी होगी, वो सारी की सारी ट्रेनें और सारी की सारी प्रॉपर्टी किस एक्ट के अंदर शामिल की जाएगी? 1890 रेल अधिनियम के अंतर्गत शामिल की जाएगी। किसके अंतर्गत शामिल की जाएगी? रेल अधिनियम 1890। रेल अधिनियम 1890 में शामिल की जाएगी, और जिसमें कि भाई सभी ट्रेनें और संपूर्ण संपत्ति को इस अधिनियम के तहत शामिल किया जाएगा। तो समझ में आ गया ना आप सभी के? प्रश्न संख्या 14 यहां हम कंप्लीट कर चुके। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 15 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। प्रश्न संख्या 15, प्रश्न संख्या 15 आपको आपकी स्क्रीन पर है कि भाई ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे के टर्मिनल कौन कौन से हैं। यहां आपको जो है कि भाई टर्मिनल के बारे में बताया है कि जो हमारा ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे जो टर्मिनल है कहां है और कौन कौन सा इसका रेलवे टर्मिनल यहां पर स्थित है। तो बेटा इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, और जिसमें कि आपका ऑप्शन है पर्थ और सिडनी। तो ये भाई दो क्षेत्र हैं यहां पर आपका जो है कि टर्मिनल बना हुआ है, पर्थ टर्मिनल और सिडनी टर्मिनल। ये दोनों टर्मिनल जो है कि आपके ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे के भाग हैं। किसके भाग हैं? ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे के भाग हैं। और इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि भाई ये दोनों, अगर हम पर्थ और सिडनी की बात कर रहे हैं तो ये दोनों आपके भाई अगस्टा बंदरगाह को आपके कुलगुरली से जोड़ने का काम करते हैं। यानी कि ये जो टर्मिनल है आपका, तो ये क्या काम करता है भाई? जो आपका अगस्टा बंदरगाह है, उस अगस्टा बंदरगाह को कुलगुरली से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? कुलगुरली से जोड़ने का काम कर रहा है। तो समझ में आया? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, पर्थ और सिडनी जो है कि भाई और
ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे के टर्मिनल हैं। क्या हैं? ट्रांस ऑस्ट्रेलियन के टर्मिनल में शामिल हैं, जो कि अगस्टा बंदरगाह और कुलगर्ली बंदरगाह को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट अगला प्रश्न आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर है प्रश्न संख्या 16। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है कि भाई भारतीय रेलवे नेटवर्क कितने जोन और मंडल में बटा हुआ है। कहने का है कि भाई भारतीय रेलवे नेटवर्क कितने जोन और मंडल में बटा हुआ है। इसका राइट आंसर आपको देना है कि भाई राइट आंसर इसका क्या है। तो फिर इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए 16 जोन और 67 मंडल जो है कि भारत में बने हुए हैं। लेकिन वर्ष 2003 की अगर हम बात करते हैं, वर्ष 2003 की बात करते हैं, तो भाई रेलवे मेट्रो जोन को जब हमने शामिल किया तो भाई जोन की संख्या 17 और मंडल की संख्या 17 हो चुकी है। और प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करते हैं, वर्तमान में वर्ष 2019 में हमारे 18वें जोन का निर्माण किया गया है। 18वें जोन का निर्माण किया है, जो कि आपके दक्षिण तटीय रेलवे के नाम से जाना गया है। किसके नाम से जाना गया है? दक्षिण तटीय रेलवे। दक्षिण तटीय रेलवे कहा गया है, जो कि आपका 18वां जोन है। आंध्र प्रदेश 18वां जोन है, जो कि 2019 में बनाया गया दक्षिण तटीय रेलवे है। तो ये आपका प्रश्न संख्या 16 है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए बेटा, आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 17 अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 कि भाई हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री कहां स्थित है। हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री कहां स्थित है? जो हमारे भारी भारी पहिए जो बनाए जाते हैं भाई, वो कहां बनते हैं, क्या किस स्थान पर जो है कि हम इसे बनाने का काम करते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या होगा बेटा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, आवड़ी। क्या है भाई? आवड़ी में बनते हैं। कहां बनते हैं? आवड़ी। और ये कहां स्थित है? तमिलनाडु के अंदर स्थित है भाई। तमिलनाडु राज्य के अंदर आपका जो शहर बसा हुआ है आवड़ी, जहां पर आपके हैवी व्हीकल्स को बनाया जाता है। हैवी व्हीकल्स को बनाया जाता है। क्लियर? समझ में आ गया ना आपके? तो भारत के अंदर जो हमारे हैवी व्हीकल्स बनते हैं वो कहां बनते हैं? तमिलनाडु के आवड़ी में बनते हैं। कहां बनेंगे? तमिलनाडु के आवड़ी में बनाए जाते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 18, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। प्रश्न संख्या 18 कि भाई भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल, भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल किसे जोड़ता है? किसे जोड़ता है बेटा? इसका राइट, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा क्या है? जल्दी से इसका उत्तर दे भाई। भारत का जो समुद्री पुल है वो किसे जोड़ने का काम करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन ए, बांद्रा और वर्ली। इन दोनों को जोड़ने का काम करता है। बांद्रा और वर्ली को जोड़ने का काम करता है। जबकि अगर हम यहाँ बात कर लेते हैं, तो अगर हम इसकी बात करते तो ये भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल की अगर हम बात करते हैं तो राजीव गांधी समुद्री पुल है, जो कि भाई 5.6 किलोमीटर लंबा है, जो कि भाई 25 दिसंबर 2018 को नरेंद्र मोदी के द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया। जो कि अगर हम इसकी शुरुआत की बात करते तो इसे चालू कब किया गया भाई? 30 जून 2009 में हम इसे चालू कर चुके हैं। तो भाई इसका मतलब क्या है कि भाई भारत का जो सबसे लंबा समुद्र पुल है, भारत का सबसे लंबा समुद्र पुल, तो वो क्या है? राजीव गांधी समुद्र पुल है। राजीव गांधी
समुद्र पुल है जो कि आपका ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। कहां है? ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। कहां बना है? ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है और जो कि भाई आपका 5.6 किलोमीटर लंबा है। ये पुल कितना लंबा है? 5.6 किलोमीटर लंबा है और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया पुल है। कहां बना है? ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया ये पुल है और जिसे 30 जून 2009 में चालू कर दिया गया भाई। और वर्ष 2018 में नरेंद्र मोदी के द्वारा, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसे जो है कि भाई राष्ट्र को समर्पित किया गया। राष्ट्र को समर्पित किया गया है, यानी वर्ष 2018 के बाद देश के अंदर जो है कि हमने इसे लागू भी कर दिया है। और इतना ही नहीं, अगर हम यहां कुछ और बात कर लेते हैं कि भाई देश का सबसे बड़ा रेल पुल कौन सा है, रेल व सड़क पुल कौन सा है, तो यहां हम बात करते हैं बोगी बिल के बारे में। किसकी बात करेंगे? बोगी बिल के बारे में बात करते हैं, जो कि भी भारत का सबसे बड़ा सड़क रेलवे पुल है। सड़क रेल पुल बोगी बिल, बोगी बिल है जो कि अगर हम इसकी बात करते हैं, लंबाई की बात करते हैं तो भाई लगभग 4.9 किलोमीटर लंबा है, जो कि असम राज्य से लेकर के, यानी कि ये हमारा भाई डिब्रूगढ़ और धेमाजी जिलों के बीच ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। क्लियर? अगर हम ये बोगी बिल की बात करते हैं तो भाई 4.9 किलोमीटर लंबा है और जो कि आपके डिब्रूगढ़ और धेमाजी जिले में स्थित है। डिब्रूगढ़ और धेमाजी जिलों में बना हुआ है। जिलों के बीच ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। क्लियर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। क्लियर बेटा? चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19 क्या है बेटा? इसे नोट कर लें जल्दी से जो कि इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या जल्दी से साथ के साथ नोट करते रहा करो भाई। कर लिया होगा सभी ने नोट? चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 19 कि भाई बेंगलोर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड BMRCL किस कंपनी के साथ कोनपना अगरहा स्टेशन के निर्माण हेतु हस्ताक्षरित किया है। मतलब भाई ऐसी किस कंपनी के साथ, बेंगलोर ने किस कंपनी के साथ एक नया स्टेशन बनाने का काम शुरू किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन ए, इन्फोसिस। कौन सी कंपनी है? इन्फोसिस कंपनी है जो कि बेंगलोर मेट्रो भाई BMRCL बेंगलोर मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो भाई इसने जो है किस कंपनी के साथ समझौता किया है? इन्फोसिस कंपनी के साथ समझौता किया है और जो कि कनपना अगरहरा स्टेशन को बनाने में मदद करेगी। मतलब भाई इसके साथ समझौता हुआ है और इस स्टेशन को बनाया जाएगा। किस कंपनी के द्वारा बनाया जाएगा? आपके इन्फोसिस कंपनी के द्वारा इसे बनाया जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 20 आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 20 कि भाई भारतीय रेलवे अधिकतम राजस्व कहां से प्राप्त करता है? भारत का जो रेलवे है या इंडियन रेलवे की हम बात कर रहे हैं कि भाई भारतीय रेलवे अधिकतम राजस्व कहां से प्राप्त करता है? तो आप सभी जानते हैं कि भाई भारत के अंदर
जो हमारी माल गाड़ियां हैं, माल गाड़ियों की संख्या अधिक है और इस कारण जो हमारा राजस्व प्राप्त होता है, ऑप्शन ए माल ढुलाई से होता है। किससे होता है? माल ढुलाई से। भारत के अंदर सबसे अधिक इनकम जो होती है रेलवे की, वो किससे होती है? माल ढुलाई से होती है। समझ में आ गया? तो आज हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। तो बने रहिए सभी लोग साथ में। जय हिंद, धन्यवाद।